गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCISPCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। तो आते हैं, पहला मुद्दा क्या है, फर्स्ट इशूज़ क्या है। फर्स्ट इशूज है, भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो आपको सबसे पहले इस हेडलाइन से जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो ध्यान रखना है कि कितने करोड़ का जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, यह है 45 करोड़। क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं। इसके अलावा परियोजना कौन सी है, तो डिजिटल पहचान परियोजना है। अगर ये डिजिटल पहचान परियोजना है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? कुछ डिजिटली रूप से होगा, जैसे चेहरे का या आइरिस फिंगरप्रिंट हो गया, डेटा और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना। तो उद्देश्य है चेहरा, आइरिस, फिंगरप्रिंट, डेटा और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना है। किसके द्वारा यह सहायता दी जा रही है? भारत के द्वारा सहायता है और जिसको श्रीलंका को प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कुछ हम लोग एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। अब एडिशनल फैक्ट्स में देख लेते हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी हाल में क्या किया गया था कि भारत की IIT मद्रास यूनिवर्सिटी, भारत की कौन सी IIT मद्रास, IIT मद्रास प्लस श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी, इनके बीच में भी समझौता किया गया था। IIT मद्रास भारत की और जाफना यूनिवर्सिटी कहाँ की है? श्रीलंका की। इनके बीच में क्या किया गया था? समझौता किया गया था। ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी IIT मद्रास को जो रैंकिंग दी गई है, जिसकी रैंकिंग NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत IIT मद्रास को ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन मिला है। IIT मद्रास NIRF रैंकिंग के तहत इसे फर्स्ट पोजीशन दिया गया है और इसी IIT मद्रास का जो एक परिसर है वो आपके तंजानिया के जंजीबार में भी खोला जा रहा है। तो एडिशनल फैक्ट्स में ध्यान रखिएगा कि एक तो चलिए को श्रीलंका को इतना करोड़ मदद दे रहा है, इसके अलावा श्रीलंका के बीच और भारत का कुछ और समझौता अगर देखा जाए तो IIT मद्रास और जाफना यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है। इसके अलावा और भी 5 समझौते किए गए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, जैसे आपके साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। ये कुछ समझौते हैं जो ये रेगुलर समझौते चलते रहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल का रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं अब नेक्स्ट इश्यूज क्या है। भारत और नेपाल ने 4 समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और नेपाल के द्वारा कितने समझौते हैं? 4 समझौते हैं और उन 4 समझौतों में 3 आपके शिक्षा के क्षेत्र से हैं, 3 आपके शिक्षा के क्षेत्र से है और एक आपका जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र से। तो ये 4 समझौतों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें 3 शिक्षा के क्षेत्र से। कहा कि ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। 3 आपके शिक्षा क्षेत्र में, एक परियोजना आपकी जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए होगी। अगर आप इसमें एडिशनल फैक्ट्स को देखते हैं तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें कि जब शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र के तहत पश्चिम बंगाल का एक आपका डिस्ट्रिक्ट है दुर्चिता, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, दारचूला जिला है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर 2 स्कूल खोले जाएंगे क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में कितने हैं? 3 प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पर 2 स्कूल खोले जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल जो बॉर्डर एरिया है आपको सटा हुआ है। जैसे अभी आपको आगे मैं भी जस्ट बताऊंगी कि भारत की कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उसी की तरह आप देखेंगे जो दारचूला जिला है, ये क्या है? आपके नेपाल के साथ ही टच करता है। ओके, तो यहाँ पर 2 स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा ये तो पश्चिम बंगाल की, भारत की बात हो गई। नेपाल में भी अगर आप देखेंगे, नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी एक स्कूल नेपाल में भी खोला जाएगा। यहाँ पर एक स्कूल है और यहाँ 2 स्कूल की बात यहाँ की गई है। 2 स्कूल यहाँ खोले जाएंगे, 2 स्कूल, ये ध्यान रखना है शिक्षा क्षेत्र के तहत, जो शिक्षा क्षेत्र की जो परियोजना है उसके तहत। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? भारत के आपके राज्य हैं, सबसे पहले अगर आप देखते हैं, अगर मैप से ध्यान रखेंगे, और बेहतर यही होगा कि मैप से इसको ध्यान रखने की कोशिश करें। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य हैं
जो आपके क्या करते हैं, ये 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से भी अगर बीपीएससी को थोड़ा सा फोकस करके देख ले तो बिहार के कौन कौन से राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो है पश्चिमी चंपारण। अगर आप पूरे मैप को देखेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, आपका किशनगंज हो गया। टोटल आपके करीब करीब 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। बिहार के करीब 7 जिले हो गए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। भारत और नेपाल के जो 4 समझौते हैं, इसके साथ एक पॉइंट और देख लीजिए कि भारत से नेपाल की जो सभी 7 प्रांतों में करीब कितने, भारत ने कितना परियोजनाओं के शुरू की है। 2003 से जो परियोजनाएं चल रही हैं, करीब करीब कितनी है, 2003 से भारत ने नेपाल के सभी 7 प्रांतों में 546 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना जो है वो शुरू की हुई है। कब से? 2003 से। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसे हम बोल सकते हैं VTR भी, VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ओके, VTR में गेंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए, यानी दोबारा शुरू करना है। कौन सा है? गेंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए बिहार द्वारा एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। क्या गठन किया गया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब बात आती है कि भारत जो है दुनिया की लगभग 75% एक सींग वाले गेंडा जो आबादी है उसका घर है। कितना है? 75% एक सींग वाले गेंडा की आबादी का घर। और 93% से अधिक यहाँ पर भारतीय गेंडे की आबादी सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। कितना है? 93% से अधिक भारतीय गेंडे की आबादी सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था कि टाइगर को लेकर के है ना, बाघ संरक्षण अभी रिसेंटली 29 जुलाई को सेलिब्रेट भी किया गया है। तो उसमें भी ये बोला गया कि दुनिया की जितनी बाघों की संख्या है उसका करीब करीब भारत में कितना है? 75%। और यहाँ जो एक सींग वाले गेंडे का भी देख रहे हैं कि 75% एक सींग वाले गेंडे की आबादी का घर है। तो बाघों में भी हो गया। और यह तो अब क्या किया गया है कि गेंडा का जो संरक्षण योजना को दोबारा शुरू करने के लिए बिहार सरकार ने इसलिए क्या किया? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। क्योंकि बाघों की तो बढ़ती संख्या देख ही रहे हैं, इसमें करीब करीब 6.1% की जो है आपकी बढ़ोतरी भी हुई है। 6.1%। अभी अगर देखा जाए तो कितना डाटा है? 3682 बाघों की संख्या हो गई। और बिहार में अगर बात की जाए तो 31 है। बिहार में कितना है? 31 है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि चलिए राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो 90 में VTR यानी वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, इसे 18वां बाघ अभयारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1990 में। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार को लेकर के तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। VTR को 18वें बाघ अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। अब ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है भी कहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण मैंने अभी अभी आपको बताया। और ये पश्चिमी चंपारण जो है आपका, ये किससे सटा हुआ है? नेपाल से सटा हुए ये जो जिले हैं, भारत का ये जो जिला है ये नेपाल से सटा हुआ है। पश्चिमी चंपारण भी, उसके साथ थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो पूर्वी चंपारण भी है। और आगे भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो खैर इतना डिटेल फिर इस पे हमें नहीं जाना है। तो स्थापित बाघों की आबादी के घनत्व के मामले में, बाघों की आबादी की घनत्व यानी डेंसिटी के मामले में यह चौथे स्थान पर है। बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल में ही बाघों की संख्या में कितनी % की वृद्धि है? 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब सोचिए 75% की वृद्धि तो बाघों की संख्या में हो गई। इसके अलावा अगर जनसंख्या की, पूरी बाघों की जनसंख्या की बात की जाए कि कितना पूरे दुनिया से अगर कंपेयर करते हैं तो भारत में 75% बाघों की संख्या को भी बताई गई है। और बिहार में भी कितना है? 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो 2018 में कितनी थी? 31 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 24 हो गई है ना। 2018 में कितनी थी? 31 थी और ये बढ़कर के कितनी हो गई है? 54 हो गई है। 54 हो गई है। क्लियर? 54 हो गई है। क्लियर हो गया? 31 कब थी? लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर, क्योंकि बाघों की जो जनसंख्या है इसका काउंट प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। ये 2018 का डाटा था। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है ये होता प्रत्येक 4 वर्ष पे है। तो 2018 के बाद 22 में काउंट किया गया, रिपोर्ट अभी आई है। और टोटल अगर बाघों की बात की जाए तो कितनी है? 3682। ओके, 3682। चलिए क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है।
हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या है एडिशनल फैक्ट। तो बिहार में क्या किया गया था, पक्षी की गणना भी की गई थी। बिहार में जो नवीनतम पक्षी गणना है की गई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें थे यहाँ पर पक्षी गणना, ओके, तो पक्षी गणना में कितनी प्रजातियों को ऐड किया गया, 205 प्रजातियां, 205 प्रजातियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्षी गणना भी की गई है, नवीनतम पक्षी गणना बिहार में की गई, जिसमें के तहत 205 प्रजातियों को लिया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट मुद्दा क्या है देख लेते हैं। प्रार्थना थोम्बेरे ने बार्सिलोना, बार्सिलोना कहाँ, स्पेन, ओके, स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। किसने जीता है, प्रार्थना थोम्बरे ने। अब ये कौन सा है, युगल खिताब है, यानी पेयर में है। तो इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन है देख लेते हैं। इनके साथ है रूसी अनास्तासिया तिखोनावा, ओके, रूसी की तिखोनावा, जिस तरह से भी आपको सहूलियत हो इस नाम को ध्यान रखिएगा। फाइनल में किसको हराया है, फ्रांस की, किसको हराया है, फ्रांस की एस्क्ले कैसिनो, और लातविया की कौन थी, डायना मर्सिकेगो को इन्होंने हराया है। तो ये आपको 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गई महिला की बात। अब आते हैं कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में ITF पुरुष स्पर्धा, वो कौन सी थी, महिला स्पर्धा, युगल जो पेयर जिन्होंने जीता है ये है। पुरुष स्पर्धा में सिद्धांत बंथिया और साई कार्तिक रेड्डी ने जीत हासिल की है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है पुरुष स्पर्धा के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये बताइए, ये जो अस्ताना ये वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सम्मेलन होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में सम्मेलन होगा, और वो सम्मेलन किसकी हो रही है, किस परिषद की हो रही है, किस काउंसिल की हो रही है, सम्मेलन किसकी होने वाली है। तो यह आपकी सम्मेलन होगी SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सम्मेलन यहाँ पर हो रही है। ये SCO की बैठक होगी, SCO की कब होगी, 2024 में। कहाँ पर, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और SCO में रिसेंटली किसको शामिल किया गया है, ईरान को शामिल किया गया है। नाउ टोटल, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। लोकप्रिय तेलुगु गायक जी विट्ठल राव का निधन हो गया है। किनका, जी विट्ठल राव का। ये कौन है, तेलुगु गायक है, तेलुगु गायक है, ध्यान रखना है, तेलुगु गायक है ये। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवीजन। लैपटॉप और कंप्यूटर पर आयात प्रतिबंध को 1 नवंबर तक क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है। कब तक, 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दी है। तो सवाल यहाँ ये बनेगा कि किसके साथ, अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दे दी, किसने, पाकिस्तान ने। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर फर्स्ट अगर पॉइंट देख रहे हैं तो लैपटॉप ने कंप्यूटर पे आयत प्रतिबंध को कब तक टाल दिया है, तो 1 नवंबर तक के लिए, ये ध्यान रखना है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्गों पर कौन सा ऐप को लॉन्च किया है, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। शोधकर्ताओं ने भारत में क्या किया है, हिमालय गिद्ध के जो कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला दर्ज किया है। और कहाँ पर यह मामला दर्ज किया गया है, तो यह भी आपका असम, यह भी आपके असम में ही दर्ज हुआ है। पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया, असम, यानी कि असम में, ये ध्यान रखना है। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया को नवरत्न से क्या कर दिया है, महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। और ये महारत्न वाली कौन सी कंपनी है, इसकी महारत्न का दर्जा जो दिया गया है ये किस क्रम में आती है, 13th है ये महारत्न। कौन सी, ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया जो है यह 13th महारत्न का इसको दर्जा दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है, यानी PHO की शुरुआत की है। राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है। और इस 19 नए जिले के शामिल होने से वर्तमान में अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 से बढ़कर ये कितनी हो गई, 33 से बढ़कर ये कितनी हो गई, 50 हो गई है, 50 हो गई। जिसमें सबसे छोटा जिला आपका दुदू है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर आ जाएगा।
भारत सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा, क्योंकि भारत को क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया है। तो किसके द्वारा है यह? सऊदी अरब के द्वारा। और सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब जो है भारत का चौथा जो है सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। और सबसे बड़ा अगर बात की जाए अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पे चीन है, थर्ड पे आपका यूएई है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका सऊदी अरब है जो भारत का व्यापारिक देश है। इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस यूक्रेन शांति वार्ता में रूस को इनवाइट नहीं किया गया था, यानी रूस इसमें शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रूस और यूक्रेन का आपस में क्या चल रहा है इससे आप लोग अच्छी तरह से अवगत है। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र में कौन सी सेवाएं चालू की गई है? मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 जो है आपका वो क्या करता है, यह राज्य की जिम्मेदारी देता है कि वहाँ के नागरिकों को क्या हो जाए, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं जो है प्रदान की जाए। और इसी के तहत महाराष्ट्र, इसके तहत तो नहीं लेकिन हाँ एक आपका एक आर्टिकल 21 में ऐसा है। तो आप यहाँ पे अगर एग्जाम में आए तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इसके तहत राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो महाराष्ट्र ने जितने भी इस महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जितने भी आपके स्वास्थ्य केंद्र आएंगे वहां पर आपको मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? इजराइल से। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? गोल्डन आई। किसको कॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सवी सोइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेज 21 फाइट रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। किसके द्वारा दिया गया है? नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगथी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? भूटान ने। कहाँ की राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। किस दिग्गज मराठी कवि और गीतकार का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? नामदेव धोंडो महानोर। किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण जो है शुरू किया गया है? केरल के कोझिकोड में। किस राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? असम। किस वरिष्ठ पत्रकार ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? नीरजा चौधरी ने। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पर। किस देश की सरकार ने 4 अगस्त को देश के अम्हारा क्षेत्र में झड़प के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो ऑप्शन दिया गया है सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान, इथोपिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथोपिया। इथोपिया में किया गया है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इथोपिया में ऑलरेडी यहाँ पर 11 क्षेत्रीय राज्य है। ओके, तो होता क्या है यहाँ पर, और उन सबकी अपनी अपनी पुलिस बल है। तो इथोपिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फ्री वहाँ पे एक मलेशियाई एक बोल सकते हैं एक वहाँ पे जो है जो क्षेत्र राज्य की वहाँ की है, तो वहाँ पे बोला था कि आप अपने हथियार को बिल्कुल सौंप दो। इसके रीजन यही था जिसके कारण ये यहाँ पर झड़प स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे। कब? 7 अगस्त। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की
याद में 8 अगस्त को मनाया जाता है? ये सही है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था और उसी की याद में यह 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भी आपका 7 अगस्त को ही आरंभ हुआ था। तो ये 8 अगस्त जो दिया है ये रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? 7 अगस्त होगा। इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का यह 9वां संस्करण मनाया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे 2015 में इसका आरंभ हुआ था। 2015 में सरकार ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्यों रॉन्ग हो गया? अगेन इसी 8 अगस्त को लेकर के ये कितना होगा? 7 अगस्त होगा, 7 अगस्त। ओके, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने डैश रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। कितने रेलवे स्टेशन के विकास की आधारशिला रखी है? 508, 408, 308, 208। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 508 स्टेशनों की आधारशिला को रखा है। और 10 राज्यों में कितने हैं? 24 स्टेशनों का जो है वहां पे भी पुनर्विकास किया जाएगा। और उन 24 स्टेशनों में सबसे अधिक जो अमाउंट दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए करीब 18 करोड़ समथिंग कुछ अमाउंट जो है वो दिया गया। सबसे अधिक अमाउंट उसी को दिया गया और यह यूनेस्को के विश्व धरास्थल यूनेस्को का जो एक धरोहर स्थल भी इसको घोषित किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बरे, सिद्धांत पंथिया, साई कार्तिक रेड्डी, ऋतुजा भोसले। तो यहाँ पे पूछा गया है किसमें? बार्सिलोना में महिला टेनिस का पूछा गया है, महिला टेनिस पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? प्रार्थना थोम्बरे ने। अमित शाह ने किस शहर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर कार्यालय यानी CRCS का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? नागपुर, औरंगाबाद, हिसार, पुणे। तो कहां पर किया है? यह पुणे में किया गया है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो किस लिए भारत प्रदान कर रहा है? डिजिटल पहचान परियोजना के लिए, भोजन कार्यक्रम, महिला डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता परियोजना। तो यह दिया जा रहा है डिजिटल पहचान परियोजना के लिए, जिसके तहत क्या होगा? फिंगरप्रिंट, आइरिश हो गया या आपका बायोमेट्रिक, इस सब जानकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 जो है संसद में पेश किया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है पूछा गया? इस विधेयक में एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है जो डेटा उल्लंघनों से संबंधित मामलों में निपटेगा। बिल्कुल सही है। प्रस्तावित कानून भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और देश के बाहर डेटा संस्करण पर लागू होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? C, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लोकप्रिय तेलुगु गायक का क्या नाम है जिनका हाल में निधन हो गया और उन्हें किस नाम से? गदर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया गया है, गोका रामास्वामी, जी विठल राव, M कीरावानी, मदिला गुरुमूर्ति। तो इनको क्या है? जी विठल राव, और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? गद्दर के नाम से। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक गद्दर पार्टी के नाम से भी एक पार्टी भी स्थापित की थी, जो गद्दर पार्टी के ही नाम से स्थापित की थी। एक्चुअली ये जो थे ये पहले माओवादी वगैरह से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया था। करीब 2010 से माओवादी से ये हट गए थे। करीब 1980s के दशक में ज्वाइन किए थे, लेकिन उसके बाद ये 2010 से हट गए, उनसे रिश्ता तोड़ लिया और 2017 से बिल्कुल इनका कोई संपर्क रहा ही नहीं। ये गद्दर के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने अभी रिसेंटली गद्दर पार्टी की भी इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। ऑल इंडिया को महारत्न CPSE बनाया गया है। यह डैश महारत्न CPSE है, कौन सी है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो कौन सी होगी? यह इसके कौन सा दर्जा दिया गया है? यह 13th है, ये 13th है। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास के हम लोगों के हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर कोई भी डाउट्स हो क्लास के रिगार्डिंग, अगर कोई आपने सुझाव भी देना चाहते हैं या आप लोग इस क्लास में केवल MCQs फॉर्म में ही पूरी क्लास को करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने सुझाव जरूर दें, तो मैं उस तरीके से भी क्लास को लेकर के चलूँगी। या होप सो आप लोग की नेक्स्ट वीक से कोशिश करूँगी इस क्लास को लाइव लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग नए इश्यूज़ के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी अगर आपकी सुझाव हो या कोई आपकी क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।